स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। अब यहां पर जो ये एम्फेसिस दिया है इसने, यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है कि एक स्ट्रैंड डीएनए से क्या करना है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कॉपी करना है, ठीक है, वो आपका कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। कॉपी किस में होगा, आरएनए में होगा। तो हम जनरली क्या कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, ये तो बोलते हैं हम लोग। क्या है ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए का डीएनए से बनना, वो आपका ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, ठीक। और इसको अगर देखा जाए दूसरी लैंग्वेज में, इट इज द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। अब देखो बच्चों, ऐसा क्यों कह रहा है वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, अगर यहां पर दो स्ट्रैंड है डीएनए के, ठीक, तो अगर इन दो स्ट्रैंड से आपके दो आरएनए बन रहे हैं, ठीक, और आरएनए का काम क्या होता है बेटा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरएनए, मैसेज ट्रांसफर, मैसेज ट्रांसफर करना, और क्या होता है बेटा, प्रोटीन बनाना, है ना। तो होगा क्या, अगर इस स्ट्रैंड से भी अगर मैं बात करूं, एक स्ट्रैंड ये है, एक स्ट्रैंड ये है, ठीक है, और इस स्ट्रैंड से ये वाला बना है आरएनए, और दूसरे स्ट्रैंड से ये वाला आरएनए बना है, ठीक है, दो आरएनए बनके यहाँ पर हुए, ठीक है। अब दोनों कॉपी हो गई, दोनों में जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ठीक। अब क्या होगा कि दो डिफरेंट तरीके के क्या बनेंगे बेटा, प्रोटीन बनेंगे, दो डिफरेंट तरीके के प्रोटीन बनेंगे, ठीक है बेटा। यस सर। अब ये डिफरेंट तरीके के प्रोटीन जब बनेंगे, वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को गड़बड़ कर सकते हैं, है ना। इसलिए क्या होता है, सिर्फ एक ही स्ट्रैंड डीएनए का जो होता है वो आपका आरएनए बनाएगा। दूसरी दिक्कत क्या है कि मान लो दोनों स्ट्रैंड ने आरएनए बना दिए, इस स्ट्रैंड ने भी आरएनए बना दिया और इस वाले स्ट्रैंड ने भी आरएनए बना दिया। अब ये दोनों आरएनए कैसे होंगे, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, है ना। अब जब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो चांसेस क्या है, ये दोनों क्या कर जाएं, कंबाइन कर जाएं, पेयरिंग कर जाएं। और जब ये दोनों कंबाइन कर जाएंगे तो दिक्कत किस में आएगी, प्रोटीन के फॉर्मेशन में, क्योंकि प्रोटीन के फॉर्मेशन में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ही लगता है, ठीक है बेटा। यस सर। तो इसी वजह से क्या होता है, एक ही स्ट्रैंड जो है डीएनए का वो कॉपी होता है किसमें, आरएनए में, ठीक है। तो सर कौन सा वाला होगा सर, पता कैसे चलता है? अभी बता रहा हूं मैं उसको, है ना। अभी क्या है कि यस सर। आता है कि एडेनिन जो होता है वो थायमिन की जगह किससे पेयर करता है, यूरेसिल से, ठीक है। एडेनिन किससे पेयर करेगा, यूरेसिल से पेयर करेगा। हाँ, अब आते हैं, सवाल क्या था बेटा आपका आशना, सर कि वो हमें पता कैसे चलेगा कि वो कौन से वाले से करेगा, डीएनए से आरएनए? देखो ये पता आपको नहीं चलता, ये पता ऑलरेडी होता है डीएनए को कि कौन से स्ट्रैंड से कॉपी करवाना है, ठीक। दो स्ट्रैंड होते हैं, एक स्ट्रैंड, ये देखो आप यहाँ पर इस डायग्राम को देख रहे हैं आप लोग, ये जो बना है, यस सर। दिख रहा है, ठीक। अभी इस स्ट्रैंड में एक नाम लिखा हुआ है टेम्पलेट स्ट्रैंड, एक नाम लिखा हुआ है बेटा कोडिंग, ठीक है। अब मान लीजिए मैं व्हाइट बोर्ड पे लेके चल रहा हूँ, ठीक है बच्चों, वहां पे थोड़ा सा और आराम से आपको समझाएंगे, ठीक है, ठीक। तो मैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए बना रहा हूं, मगर इन डीएनए को सेपरेट करके बनाऊंगा, ठीक है। यस। ये दो डीएनए हैं आपके, इनके सीक्वेंस है, उनको भी लिखेंगे हम, ठीक। ये है ए, दूसरा टी, तीसरा जी, सी, ए, सिंपल सा लिख रहा हूं मैं, ज्यादा उसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं कर रहा हूं, ठीक है। ए टी जी सी, ए टी जी सी, ए, ठीक है बच्चे। अब इसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, टी ए जी सी, जी, है ना। इस तरीके से नीचे ये भी होगा टी ए सी जी
TACG and T। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यस सर। ये दोनों स्ट्रैंड के पेयर्स दिख रहे हैं आपको। अब मान लीजिए कि हमें बॉडी को इस स्ट्रैंड से प्रोटीन बनानी है, इस स्ट्रैंड की प्रोटीन, मतलब आप चाहते हैं कि ATGC वाले ही प्रोटीन बनाए। क्लियर? आपकी बॉडी नहीं चाह रही कि TAGC की प्रोटीन बने। ठीक है, तो क्या होगा कि इनमें से ये वाला स्ट्रैंड जो होगा वो आपका कहलाएगा कि इसी के आपको कोड चाहिए, ये बन जाएगा आपका कोडिंग स्ट्रैंड। ध्यान से सुनना, इसको कई बार बता सकता हूं क्योंकि ये चीज में कंफ्यूजन आता है। ठीक, ये बन जाएगा आपका कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक, और ये बन जाएगा टेम्पलेट। इसको समझाना है मुझे क्योंकि कई बार कंफ्यूज होते हैं। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया आपके? टेम्पलेट स्ट्रैंड यानी इसके ऊपर क्या बनेगा? RNA। ठीक है बच्चा, इसके ऊपर RNA बनेगा। अब इसको हमने कोडिंग स्ट्रैंड क्यों करा? सवाल ये है। टेम्पलेट आपको सबको पता है, जिसके ऊपर फॉर्मेशन होता है वो आपका टेम्पलेट या मास्टर कहलाता है। पहले बताओ, ये सबको पता है ना? नो सर। अरे कल तो बताया था मेरा बच्चा। यस कल ही सर। तो ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ा, वो एप्लीकेशन पढ़ा रहा था मैं कि भाई दो तरीके के स्टैंड होते हैं। एक टेम्पलेट स्टैंड होता है ना, और जिसको हम मास्टर स्टैंड भी कहते हैं। जिस मतलब इस DNA का स्टैंड जिस पे नया DNA बनेगा वो टेम्पलेट हो जाएगा। यस सर। है ना? तो पेरेंटल कौन सा होता है? वही पेरेंटल होता है। पेरेंट और टेम्पलेट एक ही बात है। ओके सर। अच्छा, ठीक है, ओके सर। कोई बात नहीं, कंफ्यूजन हो जाता है। देखो, पेरेंट DNA या टेम्पलेट DNA वही DNA है जिसके ऊपर नया DNA बनेगा, या फिर वो पेरेंट स्ट्रैंड या टेम्पलेट स्ट्रैंड वो स्ट्रैंड है जिसपे नया स्ट्रैंड बनेगा, चाहे वो RNA का बने चाहे वो DNA का बने। ठीक है बेटा, अब इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं जिससे कि आप लोग बिल्कुल क्लियर हो जाए, क्रिस्टल क्लियर। ठीक, ये दो स्ट्रैंड है। ठीक है बेटा? ठीक, यस सर। ये दोनों स्ट्रैंड हम DNA के मान रहे हैं, डबल स्ट्रैंडेड DNA है। ठीक ठीक, ये आपका इन दो स्ट्रैंड से मैं रेप्लिकेशन की तरफ लेके जा रहा हूं जिससे कि टेम्पलेट समझ में आ जाए। एक ये स्ट्रैंड हो गया, एक ये स्ट्रैंड खुल गया ये। ठीक, अब क्या हुआ, ऊपर वाले स्ट्रैंड के ने एक नया स्टैंड बनाया, ऊपर वाले स्टैंड ने एक अपने ऊपर नया स्टैंड बनाया। तो ये वाला स्टैंड क्या कहलाएगा बेटा? टेम्पलेट। टेम्पलेट और पेरेंट स्टैंड। ठीक है बेटा, अगर नीचे वाला भी बनाने लगा तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा? टेम्पलेट और पेरेंट। अब बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, उसी तरीके से यहां पर जब ये दो DNA के स्ट्रैंड हैं आपको दिख रहे हैं, ये वाला स्ट्रैंड जो है उसके ऊपर आपका RNA बन रहा है। तो ये स्ट्रैंड कौन सा स्ट्रैंड हो गया बेटा? टेम्पलेट। और जिसके जैसा RNA बनना है, ध्यान से सुनना, जिसके जैसा RNA बनना है वो स्ट्रैंड कौन सा हो गया? कोडिंग स्ट्रैंड। अब जरा इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, है ना बेटा? इस तरीके से लिखते हैं, जरा एक मिनट देखना, हम लिख दे रहे हैं। पहले हम जिस टेम्पलेट के पेयर्स को लिखेंगे। पहले टेम्पलेट के पेयर क्या है? TAGC, नहीं ये नहीं है, TACG है शायद। यस सर, TACG। हाँ, TACG, अगेन TACG, अगेन TACG एंड T। यही है, ये सीक्वेंस है। यस सर। यस सर। ये एक सीक्वेंस किसका है? आपके टेम्पलेट का। टेम्पलेट। ठीक है, अब जो RNA बनेगा तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा। बस फर्क क्या है कि एडेनिन आपका कंबाइन किससे होगा? यूरेसिल से। मगर थायमिन के सामने हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री एडेनिन ही आएगा। तो यहां पर एडेनिन, यूरेसिल, ग्वाइनोसिन, साइटोसिन, अगेन A U
G C, A U G C and then A, ठीक है। अगर आप, ये क्या बन गया आपका RNA, RNA, ठीक है। अब जरा इस RNA के सीक्वेंस के देखो और कोडिंग स्ट्रैंड को देखो। सिर्फ क्या हुआ है कि थायमिन की जगह क्या आया है, यूरेसिल। यूरेसिल, अदरवाइज पूरा का पूरा कैसा है, कोडिंग स्ट्रैंड Same. जैसा, है ना। इसीलिए हम इस स्ट्रैंड को कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड, क्योंकि हमें ऐसा ही RNA चाहिए, क्योंकि हमें कोड कराना है इस DNA से, है ना। अगर हम इस वाले को लेते, टेम्पलेट वाले को अगर कोडिंग मान लोगे और कोडिंग वाले को टेम्पलेट मान लोगे, तो टेम्पलेट के जैसा RNA बनेगा। क्लियर है बात? yes sir. और ये आपका DNA डिसाइड करता है जो कि कौन सा वाला कोडिंग स्ट्रैंड होगा, कौन सा वाला टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा, ठीक है। Yes sir. इतनी बात समझ में आई आपके? Yes sir. आ गया। वेरी नाइस, ठीक। ये दिख रही है स्लाइड, दिख रही है आपको? Yes sir. ठीक है। अब जो DNA है उसमें आपको 2 स्ट्रैंड पता लग गए हैं। आप बता सकते हैं कि एक उसमें टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा, एक कोडिंग स्ट्रैंड होगा, ठीक। कोडिंग स्ट्रैंड वो स्ट्रैंड होगा जिसके जैसा आपका क्या बनाना है, RNA, RNA, है ना। और टेम्पलेट स्ट्रैंड वो स्ट्रैंड होगा जिसके ऊपर क्या बनेगा, complementary वेरी RNA नाइस, बनेगा। एक्सीलेंट बेटा, ठीक है। जिस तरीके से हमने रेप्लिकेशन में पढ़ा कि आपको कुछ एंजाइम्स लगते हैं जैसे कि DNA पॉलीमरेज, वैसे ही RNA को बनाने के लिए यहां पर एक एंजाइम लगेगा जिसका नाम है RNA पॉलीमरेज। अच्छा बच्चा, एक बात याद रखना, कई जगह इसका नाम दे रखा होता है DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, है ना। तो बहुत ही आसान सा नाम है इसका, DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। क्यों? क्योंकि सिंथेसिस किस पे डिपेंड होके कर रहा है, DNA पर। DNA पे, है ना। अगर ये सिंथेसिस कहीं और पे डिपेंड होके करता तो नाम अलग हो जाता, पर अभी क्या है, ये DNA के टेम्पलेट पे डिपेंडेंट है RNA को बनाने के लिए, वरना बनेगा नहीं RNA। इसलिए इसका दूसरा नाम है DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। Polymerase. पॉलीमरेज, अच्छा एक बात आपको मैं याद दिलाऊं, थोड़ा सा आपने सेंट्रल डोग्मा पढ़ा होगा और एक उसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन याद आ रहा होगा आपको कि RNA से वापस Yes से sir. क्या बनता है, DNA, DNA. ठीक है। तो उसका नाम क्या हो जाएगा बेटा उस एंजाइम का, RNA dependent. RNA डिपेंडेंट, वेरी गुड, DNA पॉलीमरेज, ठीक है। पॉलीमरेज, बहुत अच्छे से समझ रहे हो, वेरी गुड, है ना, शाबाश, है ना। अभी ये समझ में आ गया इतना? Yes sir. भानु, अरुण, यस सर। यस सर। ठीक हो गया, ओके, समझ में आ गया। चलिए आगे पढ़ते हैं, हम तो बहुत पीछे आ गए। 1 मिनट रुक गया बच्चों लोग, हम पहुंच गए जेनेटिक कोड पे, इनको पहुंच, दैट इज DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। और RNA का भी फॉर्मेशन जो होगा वो आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होगा, ठीक है। RNA बनेगा आपका किस डायरेक्शन में, 5 प्राइम से 3 प्राइम, ठीक है। तो अब आशना का सवाल था, किसका सवाल था ये कि कौन सा टेम्पलेट स्टैंड होगा, कौन सा मेरा। मेरा। अब ये आशना। मेरा, मैं हाँ मेरा से नहीं समझता ना मैं प्रॉब्लम ये है। तो अब आपको एक बात पता लग गई है आशना की कौन से डायरेक्शन में होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है। अब सपोज करो आशना ये आपके 2 स्ट्रैंड हैं DNA के, दिख रहे हैं आपको लकीरें ये, यस सर। इस DNA की पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, इसकी पोलैरिटी यहां से इधर है, ठीक है। अब इसमें से बच्चा बताओ कि कौन सा आपका टेम्पलेट होगा, कौन सा कोडिंग होगा। सर 3 प्राइम से 5 वेरी गुड, यस एक्सीलेंट। सर। टेम्पलेट होगा। जिसका डायरेक्शन 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला होगा उसका वो क्या बन जाएगा आपका
टेम्पलेट, टेम्पलेट। तभी क्या होगा, आरएनए आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम आएगा। ठीक ठीक है। और जो ऊपर वाला स्टैंड होगा, जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला डीएनए वाला, वो क्या बन जाएगा, कोडिंग। कोडिंग। ठीक है, क्लियर होगी बात? यहाँ पर Yes, आपको sir. सवाल का जवाब भी आ गया कि कौन सा आपका टेम्पलेट स्टैंड बनेगा और कौन सा आपका कोडिंग स्टैंड बनेगा। दो तरीके से मैंने आपको जवाब दे दिए हैं, एक तो ये बता के कौन सा कोड आपको चाहिए, और दूसरा बता के कि कौन सी आपको टेम्पलेट या कौन किसका प्राइम किस तरफ है। ठीक है, आगे बताएं। अभी एक चीज आप समझ लो, ये आप नोट कर लेना क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें नहीं है कि आरएनए पॉलीमरेज के बारे में थोड़ी सी मैं लिखा रहा हूं आपको। ठीक है, उसको आप लिख लो, ये आप वो लेते हो, क्या कहते हैं, स्क्रीनशॉट्स, है बेटा? आवाज ही नहीं, Yes, sir. Screenshot. स्क्रीनशॉट्स। ओके, तो जो हम या जो आरएनए पॉलीमरेज यूज होता है, ठीक है, बेसिकली एंजाइम के बारे में बता रहा हूं। जो आरएनए पॉलीमरेज है, बेसिकली इट इज अ ग्रुप ऑफ एंजाइम्स। ये आपका ग्रुप ऑफ एंजाइम है, ठीक है, जो क्या करते हैं, कैटालाइज करते हैं किसका, सिंथेसिस ऑफ आरएनए यूजिंग डीएनए। ठीक, ये तो आपको एक जनरल डेफिनेशन पता लग गई। ठीक है बेटा, अब आरएनए पॉलीमरेज इन प्रोकैरियोट्स। ठीक, आरएनए पॉलीमरेज जो प्रोकैरियोट्स में होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहलाता है इट इज ए होलो एंजाइम। ये एक आपका होलो एंजाइम है। ठीक, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसको आप चाहो तो अपने जिस तरीके से आप सिंबल बनाते हो उस तरीके से लिख लें, क्योंकि यहां पे सिंबल्स नहीं बन पाएंगे। 2 अल्फा, समझ गए अल्फा कैसे बनाओगे आप लोग, है ना? Yes, एंड Yes, sir. sir. 2 यस सर, बीटा, वो वेरी ए गुड, जैसा। एंड 1 ओमेगा। ठीक, in which sigma is a core प्रोटीन। ये सारे प्रोटीन है। तो इन सब चीजों से मिलके क्या बना होता है आपका आरएनए पॉलीमरेज। Polymerase. ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट मैं इसको अभी लिख के भी दिखा दूंगा। एक सेकंड होल्ड करना बेटा, एक सेकंड। हाँ जी, सॉरी बच्चों, मॉलिक्यूलर वेट इज 45,000 या 4,50,000 डेल्टन। ठीक है, अब जरा सुनो, ये इसको लिखेंगे कैसे, मैं कोशिश करता हूं कि यहां पे मैं लिख सकूं इसको। तो इस तरीके से अल्फा 2 बीटा एंड बीटा प्राइम ओमेगा एंड सिग्मा, ऐसे आप लोग लिख लें इसको। ठीक है बच्चों, दिख गया आपको, अब समझ में आया? Yes, sir. चलिए, इसको आप ले लिए, है ना, फिर आगे बढ़ते हैं किस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन होगा। लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. गुड। Yes, सर sir. एक मिनट सर, हम्म, नोट कर रहे हैं सर, एक मिनट रुक जाइए। हाँ नोट कर लो, कोई जल्दी नहीं है।
हो गया सर। हो गया। देखो प्रोकैरियोट्स में एटलीस्ट 3 तरीके के आरएनए पॉलीमरेज चाहिए होते हैं। सॉरी, यूकैरियोट्स में आपके 3 तरीके के चाहिए होते हैं आरएनए पॉलीमरेज इन यूकैरियोट्स। नंबर 1 जो होगा वो आपका आएगा आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। इसका काम क्या होता है? इट ट्रांसक्राइब्स आरएनए। ओके, ये ट्रांसक्राइब करता है आपका आरएनए को। वे 3 तरीके के आरएनए होते हैं ना, आरएनए में आपका, इसको आपको याद रखना, या 28S पूरा नहीं लिख रहा हूं, थोड़ा कॉमा 18S, वेरी गुड, 5.8S, ग्रेट। ठीक है, दूसरा है, पहले मैं आरएनए पॉलीमरेज थर्ड लिखा दे रहा हूं, फिर सेकंड लिखाऊंगा। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड transcribes tRNA, 5S RNA and SN RNA। SN RNA जो होता है आपका स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए होता है। ये चीजें याद करने के बेटा आ चुका है, ये सवाल जो है नीट में पूछा जा चुका है। थर्ड जो है आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, रिस्पॉन्सिबल फॉर एमआरएनए। ठीक है, एमआरएनए के लिए होता है। बेसिकली अगर मैं देखूं तो इसको दूसरे तरीके से लिखते हैं, रिस्पॉन्सिबल और एक्ट एज, इसको और तरीके देख लेना, एक्ट एज प्रिकर्सर ऑफ व्हाट, एमआरएनए। तो एमआरएनए से पहले एक और आरएनए बनता है, दैट इज एचएनआरएनए। इसको हम कहते हैं हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। ठीक है बेटा, तो ये आपके 3 तरीके के आरएनए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको आप याद रखें कैसे भी करके कि कौन सा पॉलीमरेज क्या काम कर रहा है और क्या क्या फंक्शन है। ठीक है, इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, आप लिख लो। लिख लिया बच्चों? हो गया बेटा? वेरी गुड। चलिए Yes, sir. अब देखते हैं, इसमें पीछे आते हैं किस तरीके से फॉर्मेशन ऑफ आरएनए होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर बिल्कुल साफ बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि दोनों स्ट्रैंड डीएनए के आपके कॉपी नहीं होते, कि उससे प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, एक तो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनेगा तो क्या नहीं होगा बेटा, ट्रांसलेशन नहीं होगा। ठीक है, तो एक ही स्ट्रैंड जो होगा आपका क्या करेगा, फॉर्मेशन होगा, एक ही स्टैंड आपका बनाएगा आरएनए को, उसी से आपका प्रोटीन बनेगा। ये बात आपको क्लियर हो गई है। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक, जिस अगर आप डीएनए की बात करें, जिस डीएनए पे आपका
फॉर्मेशन हो रहा होता है उसके अपोजिट में कोडिंग स्ट्रैंड होता है। तो कोडिंग स्ट्रैंड में आपकी एक यूनिट होती है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ठीक है, ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो है इसमें 3 रीजन होते हैं, एक प्रोमोटर, एक स्ट्रक्चरल, एक टर्मिनेटर। ठीक है, प्रोमोटर रीजन जो है वो बेसिकली क्या करता है कि प्रमोट कराता है, यानी कि वो जगह बताएगा जहां से आपका आरएनए पॉलीमरेज आके अटैच हो और ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करे। स्ट्रक्चरल रीजन वो है जो प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच का रीजन है जहां पर सारी ट्रांसक्रिप्शन होगी। सपोज करो ये एरिया आपका प्रमोटर है, ठीक, और ये एरिया आपका क्या है, टर्मिनेटर है। ठीक, अब इस टर्मिनेटर के बीच में जितना भी एरिया पड़ेगा वो क्या कहलाएगा बेटा, प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में स्ट्रक्चर। यानी कि आपका आरएनए जो बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ इतने एरिया में बनेगा। ठीक, बात समझ में आई? ना प्रमोटर रीजन कॉपी होगा ना टर्मिनेटर रीजन कॉपी होगा। कौन सा रीजन कॉपी होगा बेटा आपका, स्ट्रक्चरल जीन। टर्मिनेटर नाम से पता लग रहा होगा, टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म कराना। ठीक है, टर्मिनेटर रीजन वो रीजन है जहां पर जाके आपका ट्रांसक्रिप्शन रुक जाता है। ठीक है, रुक जाता है। अब जरा इंपॉर्टेंट सवाल करिए तो बेटा ये आपने आसानी से समझ गए होंगे। मैंने पहले ही बताया ये हम कोडिंग सीक्वेंस के रेफरेंस में पढ़ते हैं। ठीक, आपसे पूछा जाएगा कि प्रमोटर रीजन कहां पड़ता है तो आपका ऐसा लगेगा भाई टेम्पलेट स्टैंड की बात कर रहा है तो हमें 3 प्राइम से टेम्पलेट स्टैंड होता है 5 प्राइम तक, तो 3 प्राइम पे पड़ेगा। नहीं, हाँ, ये कोडिंग स्टैंड के रेफरेंस में होता है। तो प्रमोटर रीजन को हम लोग मानते कहां पर है, किस प्राइम पर होगा ये, 5 प्राइम। 5 प्राइम। और इस प्राइम को हम लोग बोलते हैं इट इज अ, हाँ वेरी गुड, अप स्ट्रीम। इट इज अ अप स्ट्रीम। सिमिलरली टर्मिनेटर रीजन विल बी एट 3 प्राइम and that will be downstream। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। पहली बात तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है। ठीक, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट उतनी यूनिट है जो कि बेसिकली आपके इनिशिएशन और टर्मिनेशन के बीच का सेगमेंट होता है। ठीक, इसमें 3 रीजन आते हैं, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल एंड टर्मिनेटर। प्रमोटर रीजन वो रीजन होता है जहां पर आपका आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करता है। अब इतना आपको समझ में आ गया? यस सर। स्ट्रक्चरल रीजन वो रीजन होता है 5 प्राइम से ही स्टार्ट कर रहा है बेटा, इसमें क्या होता है यहाँ पर आके एटीपी आके जुड़ता है। हाँ बेटा बोलो। सर 5 प्राइम से क्यों ले रहा है, मतलब प्रमोटर को हम 5 प्राइम पे क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अदरवाइज तो वो फिर सिंथेसिस गड़बड़ हो जाएगी ना। अगर आप इसके कोडिंग स्टैंड के 3 प्राइम पे आप लोगे, यहां पर इसको मैं प्रमोटर मान लूं। आशना, आशना का सवाल है ना ये? नो सर। स्नेहा का है? तो शायद अंजलि? अंजलि। अंजलि का सवाल है, जिसका भी है। अंजलि सर। अंजलि का है, गुड। यस सर। तो अंजलि इसको मान लेते हैं प्रमोटर। ठीक, यहाँ काट दे रहा है, अभी अंजलि के लिए मान लेते हैं, इसको हम कर दे रहे हैं क्या बेटा, टर्मिनेटर। ठीक है अंजलि, प्रमोटर। ठीक है। अब आपने क्या काम करा, 3 प्राइम पे क्या लगा दिया, सॉरी 5 प्राइम पे क्या लगा दिया आपने, टर्मिनेटर लगा दिया, और यहां पर क्या लगा दिया आपने, प्रमोटर। अब आपको मालूम है कि जो आरएनए का सिंथेसिस होगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और होना इस तरफ से इस तरफ है। ये तो हो गया, ये 3 प्राइम हो गया भाई, इस तरफ से इस तरफ होगा ना 5 प्राइम। 5 प्राइम किधर है, इधर, और ये किधर है, इस तरफ। पर आपने 5 प्राइम पे तो टर्मिनेटर लगा दिया, तो टर्मिनेटर लग गया, तो यानी कि ये तो ट्रांसक्रिप्शन करना ही नहीं देगा। इसका काम क्या है, वेरी गुड, इसका काम क्या है, स्टॉप कर देगा। हाँ, ये ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप कर देगा। समझ में आई बात बच्चों? सर हाँ, जैसे आपने अभी बताया था तो उसके रेफरेंस में तो नीचे वाली हो जाएगी ना फिर टेम्पलेट स्टैंड, मतलब मान लो अगर ऐसा हो गया तो, अगर ऐसा हो गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अगर इसको टेम्पलेट मान लेते हैं भानु, तब तो कोई मसला ही नहीं है।
फिर इधर इधर आपका वो आ जाएगा टर्मिनेटर, इधर क्या आ जाएगा प्रमोटर। तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका टेम्पलेट भी बदल दिया आपने, कोडिंग भी बदल दिया, तो कुल मिला के बात तो वही रही ना। हाँ मतलब अब आपने कुल मिला के मिरर कर दिया उसको, एक Yes, शीशा sir. लगा दिया सामने, तो बात वही है, उसमें कोई वो नहीं है। मगर ये है कि अगर टेम्पलेट ऊपर वाला है और कोडिंग नीचे वाला है तो प्रमोटर आपका इसी तरफ आएगा और टर्मिनेटर इसी तरफ आएगा। ठीक है, Yes, sir. ओके। नाउ वी विल टॉक अबाउट अ लिटिल बिट अबाउट प्रमोटर। प्रमोटर क्या है? वो जगह जहां पर आपका आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करता है। यहां पर एक टीए रिच सीक्वेंस होता है जिसको हम लोग टीए टाटा रीजन, इसको हम टाटा बॉक्स भी कहते हैं और प्रिमनो बॉक्स भी कहते हैं। ये जो प्रमोटर रीजन होता है ये इट इज रिच इन टीए सीक्वेंस। ठीक है बेटा? यस सर। ठीक है, तो बात आपकी समझ में आई थोड़ी बहुत? Yes, sir. Yes, sir. ठीक, चलिए। तो ये बड़ा important है। ये नाइट्रोजनस बेसिस है। हाँ, नाइट्रोजनस बेसिस है, थायमिन एडेनिन, थायमिन एडेनिन, एडेनिन थायमिन। तो सर उसमें इसीलिए वो इनको तो नहीं है साइटोसिन और गुआनिन। आपका जो है ये प्रमोटर की खास बात है कि यहाँ पर हमेशा टीए रीजन ही मिलता है, इसलिए इसको हमने नाम दे दिया गया क्या? टाटा बॉक्स। इसकी ये स्पेशलिटी है। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूं मैं। अच्छा सॉरी। ठीक, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि जो ट्रांसक्रिप्शन जो है आपका इस डायरेक्शन में होगा। ठीक, ये इन्होंने ये टेम्पलेट स्टैंड ये कर दिया है, ठीक है, और नॉन टेम्पलेट स्टैंड ये कर दिया है। ठीक, तो अब यहां पर बताएं मुझे आप कि डायरेक्शन ऑफ सिंथेसिस क्या होगी। आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इसके ऊपर। आप देखें ड्रॉ करके, आपको अलाउ है, एनोटेट कर सकते हैं आप या नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं आप, कर सकते हैं। तो मुझे बस डायरेक्शन बता दो। ये आपने बना के तो दिखाया है, आपको मालूम है टेम्पलेट स्टैंड कहां पर है? कर सकते हैं सर। कर सकते हैं, तो आप जल्दी बना के दिखाओ मुझे, सिर्फ एरो लगा के दिखाओ ऐसे करके, जैसे मैं बना रहा हूँ एरो, ध्यान से सर देखना। बना दिए सर मैंने एरो। ये ऐसे करके बनाओ जिसने बनाया है, ऐसे करके या ऐसे करके। ये एरो नहीं समझ में आ रहा है मुझे। अरुण ने बनाया है इस तरीके से। ओके अरुण, आपका एरो ये है और ये येलो वाला एरो कहां जा रहा है? इस तरीके से। ओके, चलिए इस तरीके से। ओके, सबके एरो इस तरीके से आ रहे हैं। चलिए, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एक्सलेंट। सबको समझ में आ गया। अब ये बात आपकी क्लियर हो गई भाई कौन से डायरेक्शन में बनना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में एक इंपॉर्टेंट चीज होती है जीन। ठीक, स्ट्रक्चरल जीन। जीन आप लोग सब जानते हैं, इट इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। अगर कुछ भी करेक्टर ट्रांसमिट हो रहे होंगे वो किसकी वजह से हो रहे होंगे बेटा? जीन। जीन की वजह से। और कोई चीज नहीं है जो कि आपके करेक्टर को ट्रांसफर कर सके। ठीक, दूसरी लैंग्वेज में हम लोग बात कर सकते हैं, ये वो डीएनए का सीक्वेंस है जो कि आपके आरएनए को बनाएगा, चाहे वो एमआरएनए हो, चाहे वो आरआरएनए हो, चाहे वो टीआरएनए हो। ठीक है, क्योंकि बिना जीन के आपका आरएनए नहीं होगा और आरएनए नहीं होगा तो प्रोटीन नहीं होगा। तो अगर प्रोटीन बनानी है तो जीन को किसको बनाना पड़ेगा? आरएनए को। और हमारे बॉडी में 3 तरीके के आरएनए, बेसिकली एक सेगमेंट है डीएनए का जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। ठीक है, ये आपको कहलाता है लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ जीन। अगर जीन के हम लोग डिवाइड करें तो 3 उसमें करते हैं, सिस्टोन, म्यूटॉन एंड रिकॉन। सिस्टोन आपका फंक्शनल यूनिट है जीन की, रिकॉन आपका रिकॉम्बिनेशनल यूनिट है जीन की, और म्यूटॉन आपका म्यूटेशनल है। अभी उसमें नहीं जाना, अभी आपको सिर्फ यही समझना है
आगे वाले चैप्टर्स में हम लोग समझेंगे सिस्टम न्यूट्रॉन रिकॉन क्या है। ठीक, तो जीन क्या है? अब ये पूरा सेल है, सेल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम है, और क्रोमोसोम आपका डीएनए है, और डीएनए में कुछ सेगमेंट है जो कि कहला रहे हैं जीन। ये जीन जो है वो आरएनए को बनाएंगे, और ये आरएनए जो है वो आपके प्रोटीन को बनाएंगे। ये बात हम लोग कर रहे थे। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है बेटा? यस सर। अब जो जीन होते हैं भाई, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में हम जानते हैं एक प्रमोटर है, एक स्ट्रक्चरल जीन है, और एक आपका टर्मिनेटर है। जो स्ट्रक्चरल जीन है वो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में 2 टाइप के होते हैं। ध्यान से सुनना, कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। ये सवाल आ सकता है। एक होता है मोनोसिस्ट्रोनिक जीन, एक होता है पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन। ठीक है, मोनोसिस्ट्रोनिक जीन आपका मिलता है किसमें? यूकैरियोट्स में। ठीक, यूकैरियोट्स में मिलता है। ठीक, इसमें क्या होता है, जो कोडिंग सीक्वेंस होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है कि कई बार इंटरप्शन आता है, उनके बीच में मिलते हैं इंट्रॉन्स, जिनको हम लोग कहते हैं इंटरवीनिंग सीक्वेंस। ऐसे जीन, ध्यान से सुनो, ऐसे जीन जिसमें एक्सॉन्स यानी कि जो एक्सप्रेस होता है, इसी नाम से एक्सॉन पड़ा है, मतलब जिससे आपका प्रोटीन बनेगा, उनके बीच में अगर इंट्रॉन्स आते हैं वो कहलाते हैं मोनोसिस्ट्रोनिक या फिर स्प्लिट जीन्स। ठीक है, क्लियर हो गई बात? जिनके बीच में इंट्रॉन्स आते हैं, आप ये देखो, एक्सॉन फिर इंट्रॉन, एक्सॉन फिर इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन। तो ये क्या है? पूरा कंप्लीट नहीं है। ठीक, ऐसा जीन जिसमें इंट्रॉन आपके इंटरप्ट करते हैं, ऐसा जीन कहलाता है आपका मोनोसिस्ट्रोनिक स्प्लिट जीन। ठीक है, तो सर ये पूरा मतलब या तो इंट्रॉन होना चाहिए था या फिर एक्सट्रॉन। अब इसमें क्या है? दूसरा है आपका पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन्स, पी से प्रोकैरियोट्स और पी से आपका पॉलीसिस्ट्रोनिक। इस तरीके भी याद रख सकते हैं। सर आवाज ब्रेक करके भानु तुम्हारी पूरी। ओके सर, कोई नहीं सर। नहीं, अब आ गई, अब आ गई। अब भाई बताएं तुम्हारा। सर, मैं ये पूछ रहा था कि सर या तो ये मतलब पूरा एक्सॉन होना चाहिए या फिर इंट्रॉन होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। इंट्रॉन्स होना ही नहीं चाहिए। अच्छा है ना? इंट्रॉन्स क्या है? इंट्रॉन्स वो सीक्वेंस है जो जिनका कोई मतलब ही नहीं निकलता, जो किसी चीज को, जो प्रोटीन बनाते ही नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है कि ये इंट्रॉन को जब एमआरएनए मैच्योर हो रहा होता है ना, तब इंट्रॉन रिमूव हो जाते हैं। ठीक, उसको हम आगे देखेंगे। इंट्रॉन्स का कोई सेंस नहीं होता। ठीक, तो इंट्रॉन्स का कोई नहीं है, एक्सॉन ही होना चाहिए। पर कुछ जीन ऐसे होते हैं जिनके बीच में क्या होते हैं, आपके इंट्रॉन्स होते हैं। ऐसे जीन आपके कहलाते हैं स्प्लिट जीन या फिर मोनोसिस्ट्रोनिक जीन। और जिन जीन्स में आपका क्या कहते हैं, मोनोसिस्ट्रॉन्स नहीं होते या स्प्लिट नहीं होते जीन्स, वो आपके कहलाते हैं पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन्स। इनमें कोई स्प्लिट जीन नहीं है, ये आपका कंप्लीट है, 1 जीन 2 जीन 3 जीन। ठीक है, ये आपका पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन। तो सर इसका मतलब ये है कि प्रोकैरियोट्स उनसे ज्यादा इवॉल्व्ड हैं इस केस में। असल में क्या होता है, उनको ज्यादा कुछ करना नहीं होता है ना। और हमारे में क्या होता है यूकैरियोट्स में, कि आपका पहले रेप्लिकेशन होगा, फिर ट्रांसक्रिप्शन होगा, फिर ट्रांसलेशन होगा। ठीक है, ठीक है, अभी क्या होता है कि प्रोकैरियोट्स में रेप्लिकेशन होगा और ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक साथ होता है। ठीक, कह सकते हैं, जिसने भी बात कही है, आशना, अंजलि और स्नेहा में से, है ना? आशना। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही बात है ना? तो क्या करते हैं कि इनमें थोड़ा सा इवॉल्वमेंट है, क्योंकि उतनी ज्यादा प्रोटीन्स की उन्हें जरूरत भी नहीं है प्रोकैरियोट्स को। तो इनमें क्या है कि इंट्रॉन्स बनते नहीं है। इंट्रॉन्स नहीं बनते तो उनको रिमूव करने की जरूरत भी नहीं है। तो जैसे ट्रांसक्रिप्शन चल रहा होता है, साथ साथ क्या चलता रहता है उसका ट्रांसलेशन। ठीक है, हम लोगों में क्या होगा, ध्यान से सुनना, हम लोगों में क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, फिर वो ट्रांसक्रिप्शन का पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होगा। क्यों? क्योंकि हमें ये जो गड़बड़ चीज है इंट्रॉन, ये निकालना है। ठीक है बेटा, ये गड़बड़ चीज हमें निकालना है।
ठीक, यस सर। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है? चलो, अब जो ट्रांसक्रिप्शन होता है प्रोकैरियोट्स में, ठीक, बेसिकली वो उसमें आपका जितने भी टाइप के आरएनए बनना है, जैसे हमने देखा था आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, आरएनए तो 3 तरीके के एंजाइम थे हमारे पास। पर प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, जितने भी आपके आरएनए बनेंगे वो उसको एक सिंगल आरएनए पॉलीमरेज बना देगा। ठीक है, बस में प्रोकैरियोट्स में। बल्कि यूकैरियोट्स में क्या होगा, आपको डिफरेंट आरएनए के लिए डिफरेंट आरएनए पॉलीमरेज लगेगा। ठीक है बच्चों? यस सर। समझ में आ रही है? ट्रांसक्रिप्शन के 3 स्टेप हैं। एक का आपका इनिशिएशन, दूसरा आपका एलोंगेशन, तीसरा आपका टर्मिनेशन। इनिशिएशन का मतलब होता है जहां से शुरुआत हो, इनिशिएट करना। ठीक, आपको मालूम है प्रमोटर वो सीक्वेंस है जहां से आपकी ट्रांसक्रिप्शन का स्टार्ट होता है। प्रमोटर के बाद सीक्वेंस पड़ता है स्ट्रक्चरल जीन। तो जितना भी स्ट्रक्चरल जीन है वहां पर क्या होगा, एलोंगेशन, ट्रांसक्रिप्शन। वेरी गुड, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक, फिर आएगा आपका टर्मिनेटर रीजन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है। अब जरा बच्चों एक बात देखना, यहाँ पर एक एंजाइम आके जुड़ा है प्रमोटर रीजन पे, इसका नाम है बेटा आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज में एक फैक्टर आके जुड़ रहा है जिसको हम लोग कह रहे हैं सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर। क्या नाम है उसका? सिग्मा फैक्टर। ये क्या काम करता है? हाँ, वेरी गुड। जो सिग्मा फैक्टर होता है बेसिकली ये आपका आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड करता है, ठीक है, और क्या कराता है, इनिशिएशन कराता है। ठीक है, इनिशिएशन करवाएगा। बात समझ में आ गई? आरएनए पॉलीमरेज आएगा, साथ में उसके कोर एंजाइम जो है सिग्मा फैक्टर वो जुड़ेगा और आपका इनिशिएशन शुरू हो जाएगा। जैसे ही इनिशिएशन शुरू होगा आपका सिग्मा फैक्टर अलग निकल जाएगा और आरएनए पॉलीमरेज अपना काम करता रहेगा। याद है हमने जब डीएनए का रेप्लिकेशन कराया था तो हमें एक चीज की जरूरत पड़ी थी, बिना उसके रेप्लिकेशन नहीं होगा। डीएनए पॉलीमरेज को बाइंड करने के लिए किस जगह बाइंड होगा, किसकी जरूरत पड़ रही थी? आरएनए प्राइमर। याद आ रहा है? यस सर, यस सर। आरएनए प्राइमर क्या बता रहा था कि भाई आरएनए प्राइमर बाइंड हो रहा था, उस जगह आके आपका डीएनए पॉलीमरेज बाइंड होता था। सिमिलरली यहाँ पर क्या, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हुआ प्रमोटर रीजन पे और सिग्मा फैक्टर ने ज्वाइन करा आरएनए पॉलीमरेज को और इनिशिएट करा दिया। जैसे इनिशिएशन शुरू हुआ आपका, उसके बाद एलोंगेशन फेज स्टार्ट हो जाता है। अब क्या होता है, एलोंगेशन फेज में आपका सिग्मा फैक्टर जो है वो आरएनए पॉलीमरेज से निकल जाएगा। ठीक, और आपका ये काम करता रहेगा अनटिल एंड अनलेस कौन सा रीजन ना आ जाए, टर्मिनेटर रीजन ना आ जाए। जैसे ही टर्मिनेटर रीजन आएगा एक फैक्टर और चाहिए होगा जो क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड कर जाएगा और स्टॉप कर देगा, रोक देगा। समझ में आ गई बात? यस सर। यस सर। तो इस तरीके से क्या होगा, आरएनए का फॉर्मेशन होगा। ठीक, अब थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड करेगा प्रमोटर साइट पे डीएनए में। तो जाहिर सी बात है सबसे पहले क्या होगा भैया, बाइंड करने के लिए डीएनए जो है यहाँ पर जुड़ा हुआ है। ठीक, इससे जैसे ही ये बाइंड करेगा तो अनवाइंडिंग हो जाएगी। ठीक, अब इनिशिएशन फैक्टर जो है वो होगा, क्या है ये इनिशिएशन फैक्टर, नाम पता जल्दी से, सिग्मा फैक्टर है ना। ये आरएनए पॉलीमरेज में आके जुड़ेगा और आरएनए की सिंथेसिस इनिशिएट करा देगा। क्लियर? यस सर। आगे क्या होगा, दूसरे में आरएनए चेन का सिंथेसिस शुरू हो जाएगा फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। जाहिर सी बात है इस प्रोसेस में लगेंगे क्या क्या, जैसे हमें याद है कि डीएनए को बनाने के लिए डीऑक्सी राइबो
न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट लग रहे थे, यहाँ पर क्या लगेगा? यस राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट क्योंकि यहाँ राइबो शुगर बनती है, डीऑक्सी नहीं लगेगा। इसमें आपके आएंगे एटीपी, जीटीपी, यूटीपी एंड सीटीपी। ये दो तरीके का काम करते हैं, ये एनर्जी भी देते हैं और सबस्ट्रेट की जैसे वर्क भी करते हैं। एक्सीलेंट बेटा, अंजलि बोल रही है। यस सर गुड अंजलि गुड। ये आपके एटीपी भी हैं और सबस्ट्रेट की तरह है, और जो भी पेयरिंग होगी वो कैसी होगी? कॉम्प्लीमेंट्री। जो भी बनेगा कैसे बनेगा? कॉम्प्लीमेंट्री। आप यहाँ पर देखो, ये वाला डायग्राम मत देखना, ये वाला डायग्राम देखो बच्चों, ठीक है। अब ये नीचे आरएनए बन रहा है, ठीक। आरएनए बन कैसा रहा? यहाँ पर पेयरिंग देखें आप कैसा बन रहा है। अगर डीएनए पे टी है तो आरएनए का कौन सा बन रहा है ऊपर? ए। अगर डीएनए का पेयर क्या है या बेस ए है तो आरएनए का क्या लग रहा है? यू। सी जी, जी पे सी, ए पे यू, जी पे सी, इस तरीके से। तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस बनते रहेंगे और आपका आरएनए तैयार होता रहेगा। ठीक है बेटा? यस सर। वेरी गुड। यस सर अगला देखो, अब क्या होता है, जैसे ही आपका टर्मिनेटर रीजन आता है वहां पर आके जुड़ता है क्या? टर्मिनेशन फैक्टर, जिसका नाम है रूहो फैक्टर, RH-O, रूहो फैक्टर। ये आपका आरएनए पॉलीमरेज के साथ जुड़ जाएगा और ट्रांसक्रिप्शन को रोक देगा। अगर मान लो रूहो फैक्टर नहीं जुड़ पाया, सवाल आपके लिए, ठीक है, सवाल सुन लें। यस सर। लिख लें आप इसको। इफ ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन रूहो फैक्टर is unable to combine with RNA polymerase, how the transcription is going to be terminated? ये आप लोग देखेंगे और मुझे कल बताएंगे, कल का मतलब मंडे, ठीक है, कि ट्रांसक्रिप्शन किस तरीके से टर्मिनेट होगा अगर रो फैक्टर आपका बाइंड नहीं करता है आरएनए पॉलीमरेज के साथ। ठीक है बेटा? यस सर। यस सर ठीक, चलो। ट्रांसक्रिप्शन जो होता है प्रोकैरियोट में, उसमें मैंने पहले बताया था कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों एक साथ होते हैं। अब जल्दी से फटाफट मुझे खुश कर दो, आंसर बता दो क्यों। सर एक बार सर रिपीट क्वेश्चन कर दीजिए। क्या सा? हाँ क्वेश्चन रिपीट। क्वेश्चन ये जो लाइन लिखी ना, इन बैक्टीरिया यानी के प्रोकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक साथ हो सकते हैं, यानी कि ये आप देखो। इंट्रॉन नहीं होता है ना? अरे वाह, वेरी गुड। किसने बताया ये? सर अंजलि। एक्सीलेंट अंजलि। क्योंकि उसमें इंट्रॉन नहीं होता। इंट्रॉन होगा तो क्या करना पड़ेगा? पहले आरएनए से आपको क्या रिमूव करना पड़ेगा? इंट्रॉन, ठीक है। वो आपके यूकैरियोट में होते हैं। बहुत अच्छी अंजलि, वेरी गुड, शाबाश। अभी क्या है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ठीक, आपका एमआरएनए बन रहा है और एमआरएनए से क्या बनने लगा? साथ साथ प्रोटीन्स बनने लगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब आरएनए में क्या ना हो? इंट्रॉन ना हो। ये चीज आपके किस में होती है? प्रोकैरियोट्स में। और ऐसा जीन जिसमें इंट्रॉन्स नहीं होता वो क्या कहलाता है? पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन। ठीक है बेटा? यस सर। इसलिए इंट्रॉन ना होने की वजह से वो आरएनए कैसा होता है? एक्टिव, है ना? वो आरएनए एक्टिव होता है क्योंकि सीधे डायरेक्ट बनना है, वो डायरेक्ट जीन से आरएनए बनना है, उसमें इंट्रॉन कुछ नहीं है। तो इसी वजह से क्या होता है? ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन एक साथ होती है और एक ही कंपार्टमेंट में होती है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। यस सर। एक साथ होगी और एक ही कंपार्टमेंट में होगी। ठीक, जैसे कि आप यहां पर देखेंगे, ये आपका ये वाला बैक्टीरियल सेल है और ये आपका यूकैरियोटिक सेल है। इसमें देखें कोई सेपरेशन नहीं है, यहाँ न्यूक्लियस से नहीं सेपरेशन क्या होगा? वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं, तो एमआरएनए बनना, उधर ही आपका प्रोटीन बनना स्टार्ट हो गया।
अब यहाँ देखिए mRNA बनेगा, बाहर आएगा, मैच्योर होगा, फिर जाके आपका प्रोटीन बनेगा। ठीक है बच्चों? यस सर। कोई डाउट किसी को बेटा? नो सर। नो नो सर। सर। वेरी गुड। देखो यूकैरियोट्स में अगर ट्रांसक्रिप्शन देखा जाए, ठीक, तो दो कॉम्प्लेक्सिटी आती हैं। एक 3 आरएनए पॉलीमरेज है, जो हम बात कर चुके हैं पहले, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। दूसरा जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है एचआरएनए, देखो बेटा अभी ये सोचो कि सर ये एचएनआरएनए कहां से आ गया। पीछे वाली स्लाइड पे चलते हैं, इस स्लाइड को आप गौर से देखना। ये यहां जो इन्होंने लिखा है ना, RNA पॉलीमरेज। नहीं ध्यान से देखो बेटा, ये आपका डीएनए है, मार्कर दिख रहा है मेरा या मैं ऐसे ही बना दे रहा हूं? ये आपका डीएनए है, इस डीएनए पे जो ये एमआरएनए बन रहा है, ये नीले रंग का दिख रहा है, यस सर। लाइट ब्लू कलर का, एक डार्क ब्लू कलर का डीएनए के 2 स्ट्रैंड है, उस पे एक लाइट ब्लू ग्रीनिश कलर का एक आरएनए बनना है, दैट इज प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। यानी कि इमेच्योर फॉर्म ऑफ एमआरएनए इज नोन एज एचएनआरएनए। वेरी गुड, बस यही समझाना था। अब इस एचएनआरएनए, हाँ हाँ बोलो, बोलो। प्रोकैरियोट्स में क्यों जरूरत है एचएनआरएनए की? उसमें तो बस एक्सॉन्स ही हैं। नहीं नहीं, ये प्रोकैरियोट कहाँ है? ये तो यूकैरियोटिक सेल है ना बेटा, ये ओके प्रोकैरियोट सर, नहीं है, ओके। है ना? प्रोकैरियोट वाला सेल तो ये रहा, ये है अच्छा ठीक है। ना? ये आपका बैक्टीरियल सेल है, ये आपका यूकैरियोटिक सेल है। ठीक, अभी दिक्कत क्या आती है? एक तो 3 तरीके के आरएनए पॉलीमरेज हैं, 3 डिफरेंट तरीके के आरएनए बनाने होंगे, टीआरएनए, आरएनए, एमआरएनए। और वहां पर क्या है, एक ही तरीके का आरएनए पॉलीमरेज सारे आरएनए को बना सकता है। यहां पर क्या हो रहा है कि 3 तरीके के आरएनए पॉलीमरेज 3 डिफरेंट तरीके के आरएनए को बनाएंगे। ऊपर से पहला जो आरएनए बनना है, जो कि मेन एमआरएनए बनाएगा, वो आपका एचएनआरएनए के उसको मैच्योर करना पड़ेगा। ठीक है बेटा? तो 2 कॉम्प्लेक्सिटी है। अब दिखता कैसा है जो आपका एचएनआरएनए है? इस तरीके का दिखेगा, जिसको हम प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट भी बोल रहे हैं। ये 5 प्राइम, ये उसका 3 प्राइम। ठीक, एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन। ठीक, हमें क्या करना पड़ेगा? इन इंट्रॉन्स को निकालना पड़ेगा और सारे इंट्रॉन्स को आपस में जोड़ना पड़ेगा, तभी कैसा होगा? ये एक्टिव होगा। ठीक है, तो ये 2 हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरीके से जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है, इसको हम क्या करते हैं? मैच्योर करते हैं, किसमें? एमआरएनए में। ठीक है बेटा? सही। यूटीआर क्या है? यूटीआर क्या है? यूटीआर कहते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन। देखो ओके सर। हमने देखा एक तरफ प्रमोटर था, एक तरफ क्या था? टर्मिनेटर। बीच में क्या था बेटा? टर्मिनेटर स्ट्रक्चर जी। स्ट्रक्चर। ना प्रमोटर ट्रांसक्राइब होता है, ना ही आपका टर्मिनेटर। तो ये रीजन कहलाते हैं अनट्रांसलेटेड। कुछ रीजन ऐसे होते हैं जिनका ट्रांसलेशन नहीं हो सकता। ठीक है, अनट्रांसलेटेड रीजन। इसको कल भी और बात करेंगे, अभी इतना काफी है, कल हम काफी कुछ